हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम चार्ल्स लॉ के बारे में जो अगला वीडियो देखा था आगे का, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। जो बताया था कि कोई मानो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई V0 जो है वॉल्यूम है कोई गैस का, ठीक है, और हम 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो मल्टीप्लाई बाई 1/273 केल्विन जो है उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, इसे हम बोल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। मतलब कि प्रेशर यहां पे कांस्टेंट होगा, इसलिए इन ग्राफ्स को क्या बोला जाता है, आइसोबार्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोबार्स ग्राफ्स या ग्राफ बोला जाएगा। ठीक है, जो बॉयल्स लॉ के इसके अंदर हमने देखा था, बॉयल्स लॉ के अंदर जिसके अंदर हमने टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट लिए थे, है ना। मैं कहना भूल गया था, टेम्परेचर कांस्टेंट दिया था मेनली, ये तो था ही, है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, उस ग्राफ्स को क्या बोला जाएगा, आइसोथर्म ग्राफ्स। क्या किसी भी केसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसे आइसोथर्म बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे दिया गया है, ओके, और ये जो ग्राफ है वो वॉल्यूम का है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन डेसीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब वाला फंडा मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंपल सी बात है कि कोई भी गैस का, एनी गैस, there is a slight volume even at 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब कि कोई भी टेम्परेचर होगा लेकिन वॉल्यूम जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी चीज, अभी गैस जो है वो एक मैटर है, और मैटर जो है वो एक ऐसी चीज है कि ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कि उसका वॉल्यूम होता ही होता है और मास भी होता ही होता है। तो कोई अगर मानो कि कोई चीज़ है तो उसका वॉल्यूम होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि ज़ीरो हो जाएगा। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो वहाँ से गायब ही हो जाएगी। तो कोई भी गैस होगी उसका वॉल्यूम जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ ना कुछ होगा। मतलब हमने जब आगे लिया था 0 डिग्री सेल्सियस पे V0 वॉल्यूम है, ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 200 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो कि हम ले लें 200 डेसीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है, वॉल्यूम। ठीक है, जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, कुछ ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ये तो हमने पढ़ लिया था अगले वीडियो में जब हमने देखा, चार्ल्स लॉ इसी के ऊपर तो है। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन चार्ल्स ने क्या किया कि मैंने अभी बोला कि आपको वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये हाइपोथेटिकली और मैथमेटिकली दोनों चीज जो है उसने अचीव करने की ट्राई की। और उसने क्या किया, चलो एक काम करो, इससे अच्छी तरीके से बिठेगा नहीं, यहाँ पे मैं 273 केल्विन कर लेता हूँ तो अच्छी तरीके से यहाँ पे बैठ जाएगा। 273 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स यहाँ पे 0 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया कि ग्राफ्स को नीचे लेते गया, नीचे लेते गया, यहाँ पे कुछ लेके आ गया। ठीक है, यहाँ पे,
और यहाँ पे 0 केल्विन जो आप बोल सकते हो कि अनअचीवेबल है, लेकिन मैथमेटिकली उसने किया, ये जो है उसको नाम दे दिया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, इसको दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। ये ग्राफ मैथमेटिकली अचीव किया हुआ है, प्रैक्टिकली जो ये चीज अनअचीवेबल है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं हाइपोथेटिकल एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो हाइपोथेटिकल है, मतलब कि थियोरेटिकल बनाया हुआ, या मैथमेटिकल, दोनों ही है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? एट एनी प्रेशर, एनी कांस्टेंट प्रेशर, द वॉल्यूम of any gas is zero at the absolute जीरो टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और आपको मैंने आगे ही बोला कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली जो ये चीज़ जो है वो हम कभी भी मतलब अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैटर का जो है वो मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कोई भी मैटर हो, ठीक है, कोई भी मैटर, ये अगर मैटर है तो इसका वॉल्यूम भी है और रहेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है वो हाइपोथेटिकल है, अगर ये मैथमेटिकली अचीव की गई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है वो भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पे कोई भी गैस जो है वो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, तो इतना नोट करो। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो ऐसा लिख सकते हैं आप, 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ऑफ एनी गैस becomes zero. Such temperature is called as absolute zero temperature. ओके, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है कॉल्ड एज का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। ओके, और सीधी सी बात है, ये चीज़ जो है वो हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है। प्रैक्टिकली आप कभी भी इसको अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे काइनेटिक एनर्जी इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या हो सकता है? आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द particles of gas becomes zero, so they are accommodate at a corner, जो कि ये हो नहीं सकता। मतलब कि अगर मान लो कि एक बॉक्स के अंदर, अगर मान लो कि हमारे पास एक बॉक्स है ये, और हमने इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, एयर जो भरी हुई है इसके अंदर, इसका वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव करने के बाद, मतलब कि यहाँ पे अगर मान लो कि हमने 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव कर लिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो इनडायरेक्टली। टेम्परेचर इंक्रीज करो मतलब कि आप अगर मानो कि पानी को आप उबाल रहे हो, ठीक है, तो पानी को उबाल रहे हो मतलब कि पानी के पार्टिकल्स को आप एनर्जी दे रहे हो,
और वो एनर्जी लेके, दैट इज वन टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वो एनर्जी लेके वो फेज कन्वर्जन होगा उसका और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही इनमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, और टेम्परेचर जितना डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स में बचेगी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और एक कोने में हम इसको ले चलो, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ऐसे आप सिर्फ हाइपोथेटिकली मान सकते हो, यहाँ पे ये पूरे कोने में इकट्ठे हो जाएंगे ये डेटेड पार्टिकल्स ऑफ गैस, ठीक है। ऐसा सिर्फ आप मान सकते हो, प्रैक्टिकली भाई हो नहीं सकता, ठीक है, क्लियर। तो ये जो चीज़ है वो प्रैक्टिकल नहीं है, हाइपोथेटिकल है, ओके। तो इतना नोट करो। उसके बाद हम 3 ग्राफ जो है वो देख लेते हैं, ठीक है, वो अच्छी तरीके से आप देख लोगे तो आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम ये 3 ग्राफ देखने वाले हैं। पहला जो ग्राफ है वो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का है। तो इसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट प्रेशर पे जो है वो ग्राफ्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम है इन डेसीमीटर क्यूब और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मैंने केल्विन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपको मालूम है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर मान लो ये पॉइंट पे अगर हम प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, प्रेशर यहाँ पे हम दे रहे हैं P1, पहला प्रेशर की बात करते हैं P1 की, ठीक है। तो P1 पे जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मान लो कि वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, कुछ ऐसे, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। अगर मान लो कि प्रेशर थोड़ा सा कम कर दो P2, तो प्रेशर कम करने से क्या होगा कि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, कुछ ऐसा। ग्राफ तो सेम ही मिलेगा क्योंकि ग्राफ टेम्परेचर इंक्रीज करते करते वॉल्यूम भी इंक्रीज ही होगा। इवन थर्ड वन ले लेते हैं। सो थर्ड वन ऑल्सो स्लाइटली डिक्रीजेस इन द केस ऑफ लोअर प्रेशर, और फोर्थ वन के केस में भी वैसा ही होगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। और ये पूरा प्रेशर कांस्टेंट वाला ग्राफ, ये पूरा प्रेशर, ये P3 वाला, ये P2 वाला, P1 वाला, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ हमको मिलेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो है वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने 200 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इन सभी ग्राफ को 0 डिग्री मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे लेके आओगे ना, तो सभी ग्राफ जो है वो क्या होंगे, यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे इस पे। ये क्या है हमारा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, क्या है ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है। और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, देखो, एट एनी प्रेशर लाइक P1, P2, P3 and P4, the volume of a gas is 0। दिख रहा है वॉल्यूम कैसा हो गया, 0 हो गया, है ना। ये यहाँ पे 0 ही है ना वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे क्या हो गया, 0 हो गया। कोई भी प्रेशर हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये ग्राफ क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको मालूम है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट इज द चार्ल्स लॉ, है ना, क्लियर, समझ में आया। अब हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। तो वी ऑल नो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था, देन T प्रोपोर्शनलिटी निकाल दोगे तो हमको ये कुछ ऐसा मिला था, देन K2 इज इक्वल टू T/V, ठीक है। तो ये K2 ये है T/V वाला, है ना, जिसका ये केल्विन और ये डेसीमीटर क्यूब, तो केल्विन बाय डेसीमीटर क्यूब, और ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हमने लिया है, केल्विन में भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि T और वॉल्यूम और K2 दैट इज T/V, अगर मान लो कि हम
चलो एक काम करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दे तो वॉल्यूम हो जाएगा 100 डेसीमीटर क्यूब। तो क्या आएगा आंसर? 0.1 ऐसा कुछ आएगा, है ना। फिर अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस कर दे तो 200 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो 0.1 आएगा वापस से। अगर 30 डिग्री सेल्सियस कर दे तो 300 डेसीमीटर क्यूब, वापस से 0.1, मतलब कि कांस्टेंट सेम ही रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है एंड मोल्स दैट इज n वो भी क्या है? कांस्टेंट है। तो इस केस में टेम्परेचर से वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, लेकिन K2 जो है वो क्या होगा? जो है वही होगा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने आगे बॉयल्स लॉ के अंदर देखा था ना, वैसे ही हमको ये भी मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अब अगर इसकी बात करें वॉल्यूम वर्सेस 1/T, ठीक है, तो वॉल्यूम तो डेसीमीटर क्यूब है, ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन भी ले सकते हो। टेम्परेचर, वॉल्यूम और 1/T ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे अगर मान लो कि चलो 10 डिग्री सेल्सियस ले दे, 10 डिग्री सेल्सियस पे 100 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो रहा है, तो 1/T क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा, है ना। फिर 20 डिग्री सेल्सियस पे 200 डेसीमीटर क्यूब होगा, तो 120, तो कितना हो जाएगा? 120 1.5 हो जाएगा आई थिंक, है ना। मेरे हिसाब से 1.5 होगा, देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके। 2 डिग्री ले लेते हैं, चलो। चलेगा, चलो। मतलब कि जैसे जैसे आप ये ले रहे हो ना, ये डिग्रीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिग्रीज। अगर ये 5, चलो कोई नहीं, ये थोड़ा देख लेना। वैसे तो डिक्रीज ही होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बड़ा वॉल्यूम जो है उसके साथ, अगर वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा ना, ये डिक्रीज होगा। 1/T है ना, तो सीधी सी बात है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, क्योंकि 1/T है। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो ये 3 ग्राफ जो है वो आप नोट करो। इसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे चार्ल्स लॉ जो है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यू ऑल नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और चार्ल्स लॉ ने हमको क्या बताया? चार्ल्स लॉ ने हमको बताया कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सीधे आप देखो, वॉल्यूम इसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वी ऑल नो कि ये केस कौन सा है? ये केस है प्रेशर एंड मोल्स कांस्टेंट का, है ना। प्रेशर और जहां पे मोल्स ऑफ गैस जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब मोल्स और मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? हमने पढ़ा था मोल्स दैट इज n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हमने पढ़ा था आगे चैप्टर नंबर 1 में। तो मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गिवन मास से, है ना। तो अगर ये कांस्टेंट हो गए तो ये भी कांस्टेंट हो गए। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन वॉल्यूम इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दैट मीन्स इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी कम होगी। सो दिस concept is widely used in hot air
बलून, हॉट एयर बलून जो है उसके अंदर ये कंसेप्ट यूज होता है, विच इज यूज्ड फॉर मैनी स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म। ये जो हॉट एयर बलून है, हाइड्रोजन का बलून होता है, बहुत सारे गैसेस यूज होते हैं, तो उस बलून के अंदर जो ये कंसेप्ट यूज होता है, कैसे, अगर मान लो कि ये बलून है, ठीक है, ये बलून है, तो उसमें डेंसिटी मानो कि हाइड्रोजन की कुछ फिक्स डेंसिटी होगी, तो टेम्परेचर दोगे, इसके अंदर गैस होगी और टेम्परेचर आप यहाँ से दे रहे हो, मतलब कि हीट दे रहे हो यहाँ से, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस हीट टेम्परेचर आप दे रहे हो तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये जो है क्या होगा, विथ गिविंग द हीट टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एच गैस ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, इंक्रीजेस। सो बलून क्या होगा, बलून फूलेगा। अब क्या आप बोल सकते हो यहाँ पे, स्प्रेड्स, बलून फूलेगा, एंड डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिक्रीजेस द गैस बिकम्स, यहां पे बी और स्लैश लिख लेता हूं, बिकम्स लिख लेता हूं, बिकम्स सो लाइट, एंड वी नो दैट hot and lighter gas move upward, ऊपर जाती है। जो गर्म हवा होती है और लाइट गैस होती है, जैसे कि आपने गुब्बारे देखे होंगे, उसके अंदर बहुत सारे, जैसे कि हीलियम गैस, वो बहुत ही लाइट होती है तो ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो लाइट गैस होगी और हॉट गैस होगी, तो वो क्या होगी, ऊपर चली जाएगी और इसको भी, पूरे गुब्बारे को भी ऊपर ले जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जहाँ पे मतलब कि वेदर जो है वो, मतलब कि उस एरिया के अंदर जहाँ पे जेट जो है वो नहीं जा सकते, वहाँ पे जो है इसका यूज होता है। और आप बोल सकते हो कि वेदर कंडीशन चेक करने के लिए भी इसका यूज होता है, एंड चेकिंग वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन चेक करने के लिए भी बलून्स का यूज होता है। ओके, क्लियर। तो ये हमारे चार्ल्स लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। ओके, क्लियर। ये नोट करो, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। सो दिस 2 R and CERT exercise question. First one is, on ship sailing in a Pacific Ocean where temperature is 23.4 degrees Celsius, that is T1 is 23.4 degrees Celsius. A balloon is filled with 2 liter air. So that V1 volume is 2 liter. Okay. What will be the volume of the balloon when ship reaches Indian Ocean where temperature is, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 26.1 डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर पे बलून का वॉल्यूम यानी कि वो V2 क्या होगा, कितने लीटर होगा, ठीक है, वो हमको फाइंड करना है। ये पहली कंडीशन और ये हमारी दूसरी कंडीशन। बोला है कि ये जो है वो पैसिफिक ओशन की कंडीशन है और ये इंडियन ओशन की कंडीशन है। पैसिफिक ओशन की कंडीशन जो थी, टेम्परेचर इतना था तब वॉल्यूम इतना भरा हुआ था। अब जब इंडियन ओशन में आ गए तो टेम्परेचर क्या हो गया, देखो इंक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीजिंग सो वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजिंग। लेकिन कितना है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी ये थी, T1 इज इक्वल टू K1 V1, ये पहला इक्वेशन, और इससे हमारा दूसरा इक्वेशन क्या पड़ेगा, सॉरी K2 लेंगे यहाँ पे, K2 V2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे K2 हमने लिया था, बॉयल्स लॉ में K1 लिया था। तो ये दो कंडीशन बनेगी। उससे पहले हमको इनको क्या करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे T1 को कन्वर्ट कर दो, 23.4 प्लस 273 कितना आएगा, इसका 273 प्लस
ये जो आएगा वो आएगा 296.4 केल्विन, 296.4 केल्विन। और T2 जो आएगा 26.1 टू 73, दैट इज कितना आएगा 299.1 केल्विन, 99.1 केल्विन। ठीक है, तो ये दोनों में K2 सेम है, तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 अपॉन V1, और यहाँ पे K2 इज इक्वल टू T2 अपॉन V2। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन से आप ऐसे लिख सकते हो T1 बाई V1, T2 बाई V2। ये चीज़ तो आगे मैंने करवाई है, ये वापस से फिर से करवा रहा हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, बिकॉज ऑफ बोथ की वैल्यू सेम है तो सीधे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 की वैल्यू 296.4 केल्विन, V1 जो है वो क्या है 2 लीटर। ठीक है, हमको V2 फाइंड करना है ना, T2 है 299.1 और V2 हमको फाइंड करना है। V2 को यहाँ पे लेके आओ ऐसे 299.1 इंटू 2 अपॉन 296.4, तो V2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। केल्विन केल्विन कट हो जाएंगे, लीटर में आपको आंसर आएगा 2.018 लीटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। ओके, दूसरी बात करते हैं, व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 800 ml ऑफ एयर इंक्रीजेस फ्रॉम 7 डिग्री सेल्सियस टू 47 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे भी देखो कि 800 ml का जो है वो एयर है, आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम कुछ भी होगा, वो अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे है और अगर 47 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो कितना इंक्रीज होगा, तो हमको ये देखना है। तो पहले देखो T1 जो है वो क्या है 27 डिग्री सेल्सियस और उस पर वॉल्यूम क्या था 800 ml। ठीक है, 800 ml, प्रेशर की यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे T2 क्या है 47 डिग्री सेल्सियस, तो V2 क्या है, V2 हमारे पास नहीं है ना, V2 हमारे पास नहीं है, V2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम T1 को अगर आप 273 प्लस 27 करोगे तो 300 केल्विन आएगा, और T2 को करोगे तो 320 केल्विन आएगा। ठीक है, 300 और 320 केल्विन, तो सीधे आप रख दो T1 V1 अपॉन T2 V2, यही इक्वेशन है। T1 है 300 और V1 है 800 ml, है ना। फिर यहाँ पे 320 केल्विन और V2 ऐसे ही रखो, V2 को यहाँ पे लेके आओ 320 और यहाँ पे 800 अपॉन 300, तो V2 की वैल्यू आएगी, V2 की आपको वैल्यू मिल जाएगी 853.3 ml मिलेगी आपको। कितनी मिलेगी 853.3 ml। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, ये ml में है ही, तो जो मिलेगा वो भी ml में ही मिलेगा। अगर दोनों का कुछ में डिफरेंस होता तो हम बदल देते। देखो अब ये 853.3 ml मिला और ये 800 ml मिला, तो कितना इंक्रीज होगा। टेम्परेचर हमने 27 डिग्री सेल्सियस किया तब इतना वॉल्यूम था, टेम्परेचर इतना था। अब हमने क्या किया 47 कर दिया, मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, और 20 डिग्री सेल्सियस में कितना बढ़ा, तो 853.3 बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना बड़ा होगा, तो 853.3 माइनस 800 ml कितना हो जाएगा 53.3 ml जितना बढ़ गया। कितना बढ़ गया 20 डिग्री सेल्सियस जब आपने बढ़ाया तो टेम्परेचर कितना बढ़ा 53.3 ml जितना वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए। ओके, तो ये नोट करो, ये दोनों जो है वो NCERT की एक्सरसाइज में है, तो आप देख लेना। ओके, सो
यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है एक सैंपल है हीलियम गैस का जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जिसका वॉल्यूम है 520 ml, ठीक है। दैट मीन्स T1 जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, जो हम अगर इसको कन्वर्ट कर दे तो 373 केल्विन हो जाएगा, और वॉल्यूम इसका है 520 ml, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम विल बिकम, कितना हो जाए 260 हो जाए, तो वो टेम्परेचर हमको फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है T1 अपन V1 T2 अपन V2, ठीक है। फाइंड क्या करना है T2, तो इसको ऐसे ही रखो, इसको पहले यहाँ पे लेके आओ, T1 इंटू V2 V1, ठीक है। T1 की वैल्यू रखो 373 केल्विन, केल्विन रखो नहीं रखो चलेगा। फिर V2 दैट इज 260 ml तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, 520 T2, ठीक है। तो ये है कुछ हमारा 373/2, T2 की वैल्यू हमको मिलेगी केल्विन के अंदर, और जो हमको मिलेगी वो मिलेगी 186.5 केल्विन हमको आंसर मिलेगा इसका। कितना मिलेगा 186.5, ठीक है। अगर हमको इसका, हाँ केल्विन में इसको मांगा है ना, हाँ चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा केल्विन में होगा, डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको, -273 केल्विन कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, जो भी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, एट व्हाट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम्स डबल इट्स वॉल्यूम। हमको ऐसा टेम्परेचर फाइंड करना है कि उसका वॉल्यूम जो है कि 0 डिग्री सेल्सियस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला T1 दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन, वहां पे जो वॉल्यूम है वो अगर मान लो कि V1 है, ठीक है। तो T2 ये हमको फाइंड करना है, और ये जो V2 होगा वो क्या है 2V1 होगा, डबल होगा, क्या होगा डबल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये क्लियर हुआ, ओके। मतलब कि V1 जो है वो अगर मान लो कि हम V ले ले, या तो चलो V ले लेते हैं, V1 सेम हो जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कोई V1 है, और ये टेम्परेचर हमको फाइंड करना है जब वॉल्यूम जो है वो इसके डबल हो जाए, मतलब 2V है। तो सेम करेंगे T1/T2 सॉरी V1 T2/V2, ठीक है। यही इक्वेशन डालना है यहाँ पे। फाइंड क्या करना है हमको, T2 फाइंड करना है, तो इसको यहाँ पे लेके आओ, T1 इंटू V2 अपॉन V1 T2। अब देखो V1 इज इक्वल टू V है और V2 इज इक्वल टू 2V है, तो लिख लो यहाँ पे 2V और ये V कैंसल, T2 ऐसे ही रहेगा। T2 इज इक्वल टू T1 इंटू 2, T1 क्या है 273 केल्विन, तो 273 इंटू 2, T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 546 केल्विन, ठीक है। अगर आपको इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, सीधे 546 केल्विन माइनस 273 केल्विन, 273 डिग्री सेल्सियस है ना, डबल है ना, इसलिए सीधा एक निकालोगे तो सीधा आ जाएगा, है ना। क्लियर, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, सेम ही होंगे, जो इक्वेशन होगा वो सेम ही होगा, सिर्फ थोड़ा घुमा फिरा के आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो एनसीईआरटी की जो लेवल है वो बहुत इतना हाई नहीं होता है, ओके। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको पिक्चर में भेज दूंगा, उसके साथ आंसर भी भेज दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी करते रहिए, ओके।